प्रणाम साथियों। मैं आपका साथी नीरज सिंह। कल 17वीं लोकसभा भंग हो गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद से इस्तीफा दे दिया और जब तक नए प्रधानमंत्री की शपथ नहीं हो जाती है वो एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के रूप में रहेंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी 303 से खिसक कर 63 सीट खिसक कर 340 पे आ गई है और अन्य घटक दलों को जोड़ के उनका आंकड़ा 292 तक चला जाता है। यानी कि पूर्ण बहुमत से 20 सीट आगे इस 292 में चंद्रबाबू नायडू की 16 सीट और उनके सहयोगी पवन कल्याण की पार्टी की 2 सीट, जेडीयू की 12 सीट, ये कुल मिला के 30 सीट हो जाती है। यदि इस 30 सीट को निकाल दिया जाए तो उनका आंकड़ा सीधे सीधे 362 पे पहुंच जाएगी, जो कि उनके पूर्ण बहुमत से 10 सीट 10 अंक कम होगा। वैसे तो आनन फानन में नरेंद्र मोदी एनडीए की बैठक बुला के भारतीय जनता पार्टी, उनकी खुद की पार्टी की संसदीय दल की बैठक बुलाने से पहले उन्होंने एनडीए की बैठक बुला के चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से समर्थन पत्र पे हस्ताक्षर करा लिए। लेकिन क्या राजनीति के माहिर खिलाड़ी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों यूं ही हस्ताक्षर कर देंगे? जरूर इसके पीछे तगड़ी बार्गेनिंग हुई होगी, बड़ी मांग होगी और होनी भी चाहिए, क्यों नहीं हो। दोनों अपने अपने प्रदेशों की हित की बात क्यों नहीं करेंगे? बाद में कौन किसकी सुनता है। लोकसभा अध्यक्ष ऐसा बताया जा रहा है पद के लिए चंद्रबाबू नायडू मांग कर रहे हैं और नीतीश कुमार का भी इसमें समर्थन है। ऐसे तो प्रथम दृष्टया यह लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बन जाएगी, बन भी जाए, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद यदि तेलुगु देशम पार्टी के पास होगी, एक बार पहले भी लोकसभा अध्यक्ष का पद टीडीपी को मिल चुका है। बालयोगी, जिनकी हेलीकॉप्टर में दुखद मृत्यु हो गई थी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, वो रह चुके हैं और उनकी स्मृतियां, सुखद स्मृति सबके मन में अभी भी बसा हुआ है। तो कल तक जो सबको आंख दिखाता फिरता था, ईडी सीबीआई का भय दिखलाता था, उनके माध्यम से पार्टियों से समझौता करवाते थे, वो ताकत
तो खत्म होगी। लेकिन इस राजनीतिक खेल में ट्विस्ट अभी बाकी है साथियों। भारतीय जनता पार्टी एक स्वतंत्र पार्टी नहीं है, उसकी तो मात्र संस्था, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, आरएसएस है। और ऐसा बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पिछले 5-6 सालों से नरेंद्र मोदी का 36 से आंकड़ा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सरसंघचालक मोहन भागवत से खुद उनकी मत भिन्नता है या मनमुटाव कह ले, और संवाद बंद है। ऐसे में 2 नाम प्रमुखता से आ रही हैं जिसे संघ आगे कर सकता है। हालांकि नरेंद्र मोदी हड़बड़ी में हैं, वो जल्दी से जल्दी शपथ लेना चाहते हैं, फिर भी अभी खेल बाकी है। एक तो नागपुर से आने वाले नितिन गडकरी, जिनका पिछले 10 सालों से ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, द बेस्ट, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में उन्हें प्रसिद्धि मिली है। दूसरा, इस बार भारतीय जनता पार्टी में 8 लाख से भी ज़्यादा मतों से जीत के आने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि पिछड़े समाज से भी आते हैं और मध्य प्रदेश से पूरी 29 की 29 सीटें दिलवाए। ऐसे समय में जबकि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान में उनकी सीटें घट रही थीं, तो वहाँ पूरी की पूरी 29 सीट दिलवाया, जो कि इस बार बहुत ही कम देखने को मिला है। उनके गुजरात में पूरा का पूरा सीट नहीं मिला। हाँ, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, दिल्ली जैसे छोटे छोटे प्रदेशों में जहाँ 4, 5 और 7 की संख्या है, वहाँ 100% परफॉर्मेंस तो मिला। लेकिन बड़े राज्य में जहाँ 27-29 सीट हों, वहाँ 100% सीट दिलवाना वो वर्तमान वहाँ के मुख्यमंत्री के बस की बात नहीं थी। शिवराज सिंह चौहान के बूते ऐसा संभव हुआ, और इसलिए बहुत ही मजबूत प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में वो सामने आए हैं। मेरा तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से अपील भी होगा कि यदि वो एनडीए में कुछ समय के लिए रहना बेहतर समझ भी रहे हों, क्योंकि मैं ऐसा नहीं मानता कि वो लंबे समय तक एनडीए में टिके रहेंगे। हो सकता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव करवा लें भाजपा के साथ रह के, फिर वो अलग हो जाएं, ऐसा संभव है। तो इस बार मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन पाएंगे। अगर बन भी गए तो लंबे वक्त तक वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। संघ उन्हें रिप्लेस करके या तो नितिन गडकरी या शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री पद पे जरूर बैठा देगी। नितिन गडकरी नागपुर से हैं और ब्राह्मण हैं, तो हो सकता है कि आरएसएस अपने आप पे ब्राह्मणवाद का ठप्पा लगने से बचने के लिए शिवराज सिंह चौहान जैसे पिछड़े नेता को आगे करके पिछड़ों के में अपना वोट बैंक, जो कि
बड़ी तेज़ी से जातिगत जनगणना होने के बाद बड़ी तेज़ी से इस वोट बैंक में भारतीय जनता पार्टी का क्षरण हुआ है। उस क्षरण को रोकने और उसमें बढ़ोतरी करने के लिए मेरा मानना है निश्चित रूप से कि मोहन राव भागवत, पूरी संघ की टीम शिवराज सिंह चौहान को आगे बढ़ाएगी। यदि शिवराज सिंह चौहान नहीं आए तो नितिन गडकरी तो हाई हैं। और इस बार मुझे नहीं लगता कि अमित शाह गृह मंत्री रहेंगे। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह इतने हड़बड़ी में हैं कि अपने भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक होने से पहले एनडीए की बैठक बुला लिए और उसमें सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करा लिए। और ऐसा कहा जा रहा है, अब इसकी पक्की कोई खबर नहीं है, कि 8 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ नरेंद्र मोदी लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक अभी होना बाकी है और वो इसलिए जल्दी में है ताकि उनके भ्रष्टाचार की पोल जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से खुला था उस पर आने वाली पार्टी कोई कार्रवाई शुरू न करे, या उनके हर डील में, हर योजनाएं में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार व्याप्त है। चाहे वो राफेल का डील हो या तमाम तरह के अपने गुजराती भाइयों को ठेका देने में जो डील हुई हैं, उस डील की सच्चाई सामने ना आ जाए, काली सच्चाई सामने ना आ जाए और भ्रष्टाचार की परत दर परत ना खुले, इसलिए वो चाहते हैं कि तीसरी बार भी वो किसी भी तरह प्रधानमंत्री बने रहे। और यदि ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने रहेंगे तो मुझे इस बात की आशंका है कि जिस तरह से उन्होंने शिवसेना को तोड़ा, जिस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को तोड़ा, उसी तरह से तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यू की भी फाड़ न करे। इसलिए मेरा तो ये मानना है, व्यक्तिगत मानना है, दोनों नेता बड़े समझदार हैं, वो क्या निर्णय लेंगे वो उनकी बातें हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इन्हें नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सदारत में बनने वाली एनडीए की सरकार में शामिल नहीं होना चाहिए, उन्हें समर्थन नहीं देना चाहिए। यदि एनडीए की पार्टी में, सरकार में शामिल भी होते तो इनकी अपनी ओर से एक मांग भी होनी चाहिए, दबाव बनाना चाहिए कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पद पे नरेंद्र मोदी और अमित शाह न रहें। यह उनके लिए भी फायदेमंद होगा, उनकी पार्टी के लिए फायदेमंद होगा और देश के लिए भी फायदेमंद होगा, देश के हित में होगा और उनका कद अपने आप बढ़ जाएगा। और यदि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को रिप्लेस करने में असमर्थ रहे, वो उनकी शर्त न मान रही हो, तो इन दोनों नेताओं को चाहिए कि वो इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में मदद करें। वैसे भी मेरा तो व्यक्तिगत ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के अगुवाई में सरकार बने, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जी को इंडिया गठबंधन को समर्थन करना चाहिए। फिर भी यदि ऐसा ना लगे कि उन्हें न लगता हो कि यहाँ कड़स बल, संख्या बल इंडिया गठबंधन के पास जुट पाएगा, तो उन्हें नरेंद्र मोदी और अमित शाह को रिप्लेस करने की शर्त रखनी चाहिए और इस पे अड़े रहना चाहिए।
और मेरा तो ये मानना है कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की पहल हो तो बिहार से जो आज 30 और 10 का अनुपात दिखाई दे रहा है, 30 एनडीए और 10 महागठबंधन या इंडिया, ये आंकड़ा मुझे लगता है कि 12 और 28 का हो जाएगा। यदि 12 और 28 का नहीं तो विश्वास कीजिए 15 और 25 नहीं, 14 और 26 का तो जरूर हो जाएगा। वो ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि 10 तो महागठबंधन के लोग जीते ही हुए हैं। यदि नीतीश कुमार इस पक्ष में आ जाते हैं इधर तो 12 यानी कि 10 प्लस 12 22 सीटें हो गई। पप्पू यादव एक 23 सीट हो गए। और मुझे लग रहा है कि मौसम वैज्ञानिक पुत्र में इतना तो समझ होगा ही कि वो भी अपने पिता से सीख लेके या मौसम के मिजाज देख के 5 सीट वो लेके इधर चले आए। तो 22 और 5 27 हो गई। और पप्पू यादव तो पहले से ही कांग्रेस के झुकाव है उनका, तो एक सीट तो और बढ़ ही गया। तो कुल मिला के 28 और भाजपा एक तरफ 12 और बाकी लोग एक तरफ 28। मान लीजिए कि चिराग पासवान कहे कि ना मैं तो मोदी जी का हनुमान था और मैं मोदी जी का हनुमान रहूंगा ही। तो जैसा कि पिछली बार हुआ था, उनकी पार्टी में फाड़ हो गई थी। 6 सांसदों में से 5 एक तरफ चले गए थे, चिराग पासवान अकेले रह गए थे। इस बार वो अकेले तो नहीं रहेंगे क्योंकि उनके अपने बहनोई भी एक सांसद हैं जमुई से। तो 5 में 2 एक तरफ रहेंगे और 2 तो पहले से नीतीश कुमार के संपर्क वाले हैं। वैशाली सांसद वीणा देवी के पति दिनेश सिंह जेडीयू से एमएलसी हैं, तो उनका झुकाव तो जेडीयू में पहले से ऐसे भी बना रहता है। वो भी टूट के उधर चली गई थी, बाद में चिराग जी ने उनको टिकट दिया पहली बार जो फाड़ हुआ था। रही बात सांभवी चौधरी की, तो सांभवी चौधरी के पिता अशोक चौधरी तो नीतीश सरकार के कैबिनेट में मिनिस्टर भी हैं, तो 2 तो ये पक्का है। और राजेश वर्मा जो कि व्यापारी हैं, धंधा पे की बात ज़्यादा सोचेंगे, सोने चांदी के व्यापारी हैं और ऐसा कहा जाता है 40-42 करोड़ में टिकट खरीद के चुनाव लड़ा। तो जब वो सरकार के एक अंग हो जाएंगे केंद्रीय सरकार के, तो उनको क्या नुकसान होगा। व्यापारी आदमी तो खुद चाहेगा कि मैं सरकार का अंग हो जाऊं और नोट पहले से ज़्यादा छापूं, क्योंकि 40-42 करोड़ का कंपनसेट भी तो करना पड़ेगा, उसका दुगना तिगुना। तो कुल मिला के बिहार से 26 से 28 सीटों का योगदान वहाँ हो जाएगा और 18 सीट आंध्र प्रदेश से। तो 38 से 40 सीटों की व्यवस्था इंडिया गठबंधन को तो इन 2 प्रदेश से ही हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में एनडीए की सरकार बनना मुश्किल है, असंभव सा लगता है। ले दे के उनके पास
240 प्लस शिवसेना शिंदे गुट की 7 सीट और अजित पवार का 8 सीट, 248 सीट एक तरफ होंगी। बाद बाकी सीट इंडिया घटक दल को होगी, जो कि बहुमत से लगभग 22 से 24 सीटें ज़्यादा होंगी। और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू यदि इंडिया गठबंधन में रहेंगे तो उन्हें एक व्यापक अनुभव है गठबंधन की सरकार चलाने का, उसे सहयोग देने का। और निश्चित ही ये देश के भले के लिए होगी। और पूर्व की घटनाओं को देखते हुए सभी परिपक्व हो चुके हैं और गठबंधन सरकार 5 साल चलाने की कला इंडिया घटक दलों के कई सहयोगियों के पास है और वो एक स्थायी और मजबूत सरकार भी देने में सक्षम रहेंगे। इस बात की जो बार बार आशंका जताई जा रही है कि वो टूट फूट जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि वो 5 साल में वो टूट फूट जाएंगे। हाँ, यदि तीसरी बार नरेंद्र मोदी को नेतृत्व दिया गया तो वो जरूर जो पार्टियां तोड़ने से बची रहेगी उनके पहले और दूसरे कार्यकाल में, उसे वो तीसरे कार्यकाल में जरूर तोड़ेंगे, क्योंकि यही उनका यूएसपी है, यही उनका गुजरात मॉडल है और इसी में वो महारत हासिल है। उनका कोई देश के प्रति, कोई समाज के प्रति, कोई विकास के प्रति उनकी कोई सोच है, कोई लगाव है, कोई अंदर से इच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाटक, पाखंड और देश की जनता को बेवकूफ़ बनाए रखना ताकि वो उनका वोट बैंक लंबे समय तक बना रहे, यही उनका, इन्हीं में उनको महारत हासिल है। और इसलिए उन्हें तीसरी बार सरकार बनाने से वंचित रखना ही होगा। और इसलिए इसके लिए इंडिया घटक दलों को भी पहल करना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी सरीखे तमाम नेताओं को भी इस पे एक गंभीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा। ये देश को बचाने की बात है, देश में अमन चैन लाने की बात है और देश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा करना आज वक्त की मांग है। इसलिए इस पर उन्हें ज़रूर काम करना चाहिए, ज़रूर पहल करना चाहिए।